हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पुलिस एक्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 1 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे उसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। अब देखते हैं सेक्शन 2 से पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन। पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ पुलिस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, एक तो जो शेड्यूल 7 होता है वो स्टेट को भी पावर देता है लॉ बनाने के लिए, और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों स्टेट ही पावर, स्टेट यूनियन ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा जिस मैटर को लेकर। और स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना। और एक होती है थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, उसमें दोनों को पावर होती है लॉ बनाने के लिए। तो इसमें जो जिन मैटर्स पर यूनियन लॉ बनाएगी वो शेड्यूल 7 के एंट्री नंबर 2A में दे रखा है, पुलिस से रिलेटेड। और इसमें यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 80 में दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ एनी आर्म फोर्स, कोई नई आर्म फोर्स बनानी हो, ऑफ द यूनियन और एनी अदर फोर्स अंडर द यूनियन कंट्रोल। कोई भी आर्म फोर्स बनानी ना, पुलिस आरपीएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, मतलब वो जो बॉर्डर की पुलिस होती है, मतलब यूनियन की। ठीक है, द कंट्रोल किसी भी स्टेट में कंट्रोल करने के लिए एड एंड सिविल पावर जुडिक्शन एंड लिबर्टी मेंबर ऑफ द सच फोर्स। ठीक है, डेवलपमेंट को नई आर्म फोर्स बनाने के लिए, ठीक है, वो पावर तो दे रखी है 2A में यूनियन लिस्ट को, यूनियन को दे रखी है यूनियन लिस्ट में 2A को। अब ये जो आर्टिकल शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 का एंटी कहती है एक्सटेंशन ऑफ पावर को बढ़ाना, एंड जुडिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट, पुलिस का जुडिक्शन बढ़ाना, और द एरिया ऑफ आउटसाइड द स्टेट, उस स्टेट के आउटसाइड, विद इन द कंसेंट ऑफ द स्टेट, उस दूसरी स्टेट से परमिशन लेके। इट्स इंक्लूड उसमें जो रेलवे का एरिया इंक्लूड करने से रेलवे पुलिस होती है। ठीक है, अब रेलवे पुलिस का जुडिक्शन तो ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता ना, रेलवे पुलिस आधी उधर बैठती है आधी इधर बैठती है, उसके बीच में हुआ है। तो रेलवे पुलिस के लिए ये मतलब रेलवे पुलिस एरिया को लेकर ऐसे मतलब दो स्टेट्स मिलके सेंट्रल एक रेलवे पुलिस एरिया का जुरिडिक्शन बढ़ा सकती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब ये स्टेट लिस्ट के अंदर क्या पुलिस इंक्लूड रेलवे एंड विलेज पुलिस ऑल्सो। जो पुलिस इंक्लूड होगी वो रेलवे पुलिस भी इंक्लूड होगी, ठीक है, और विलेज पुलिस भी इंक्लूड होगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 2A। ठीक है, जो लेकिन आपको एंट्री 2A का ध्यान रखते हुए ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू को उसको ध्यान रखते हुए। और आर्टिकल 312 में एक आ गया जो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑल पुलिस, जो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम है उसके बारे में, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस शैल बी डीम टू बी अ सर्विस क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, पार्लियामेंट क्रिएट्स ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाएगी ऑल इंडिया सर्विसेज इन सबके बारे में। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ गार्ड का ले रखा है, जो पुलिस आपको डिटेन करे, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है और आर्टिकल 32 है। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 32 और 226 आपको हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो अगर जो आपको 24 अंडर मतलब पुलिस की अगर जो अनलॉफुल डिटेंशन हो रही है ना पुलिस के खिलाफ, तो आपके पास ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बाकी जो अदर प्रोविजन दे रखे हैं मतलब आर्बिट्रेरी पुलिस, तो वो सीआरपीसी में दे रखे हैं, और सीआरपीसी में दे रखे हैं। ठीक है, बाकी पावर्स और वो उसके आप अदर प्रोविजंस के बारे में, बाकी पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में दे रखा है पुलिस के बारे में। अदर स्पेशल लॉ बीएनएसएस जो हो गया है। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। जो सेक्शन 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी फोर्स। देखो, द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट be deemed to be one police force and shall be formally enrolled and shall consist of such member of the officers and men, and shall be constituted in such a manner as shall from time to time be ordered by the state government। ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कहा गया जो पुलिस स्टैब्लिश होगी ना, जो एंटायर पुलिस स्टैब्लिश हुई है अंडर एक स्टेट के अंडर, शैल बी पर्पस ऑफ दिस, इस एक्ट के पर्पस से बी डीम टू बी अ पुलिस, डीम टू बी वन पुलिस फोर्स, वो एक पुलिस फोर्स मानी जाएगी। मतलब एक स्टेट की एक पुलिस फोर्स होगी, उसको पुलिस फोर्स नाम दिया जाएगा। ठीक है, जो एक स्टेट के अंदर आएगी वो एक स्टेट की पुलिस फोर्स है, उस स्टेट के अंदर इतनी पुलिस फोर्स है, 1000 लोगों की, 2000 लोगों की। गॉट इट, बस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसका पे होगा,
pay scale order and condition, pay order conditions and service of the member of subordinates rank and police force shall be such a may be determined by the states. उनकी सैलरी, उस पुलिस फोर्स की सैलरी सब उस स्टेट के हाथ में होगी सब कुछ. दिस सेक्शन डिक्लेयर्स अब द अनडिफाइंड पुलिस फोर्स वन यूनिट पुलिस फोर्स क्या कहना चाहता है, वन यूनिफाइड पुलिस फोर्स को क्या कहता है. दिस सेक्शन डिक्लेयर्स, ये सेक्शन डिक्लेयर्स करता है दैट द एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट इज कंसिडर्ड एज वन पुलिस फोर्स. जो एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है अंडर एक स्टेट के अंदर वो वन पुलिस फोर्स कहा जाएगा फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट. दिस मीन्स ऑल पर्सनल्स फॉर कॉन्स्टेबल्स टू सीनियर ऑफिसर्स, सब जुड़ गए सीनियर ऑफिसर से लेकर स्टेट के डीजीपी से लेकर हैं, डीजीपी से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेकर कांस्टेबल तक, ठीक है, सब एक पुलिस फोर्स में आएंगे. उस स्टेट की ये पुलिस फोर्स है और उनकी सैलरी उस स्टेट के हाथ में होगी. कैसे कैसे डिसाइड करनी है. अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे. ओके, डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक. जो मैंने रैंक बताई थी वो रैंक तो मैंने टेबल किस लिए दी थी, वो इसलिए दी गई थी पिछली वीडियो में. जो पुलिस की रैंक की टेबल थी वो इसलिए बताई थी ताकि आपको, वो एक पुलिस फोर्स थी एक स्टेट की, ठीक है. देखो, ईच स्टेट हैज वन ऑर्गेनाइजेशन पुलिस फोर्स फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच डिसाइड हिज साइज कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे कैसे होनी चाहिए, पे क्या होगा, सैलरी क्या होगी और सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, कौन किस टाइम ड्यूटी करेगा, कौन किस टाइम. अब देखो हर किसी से 24 घंटे ड्यूटी नहीं करवा सकते, कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाइट में होती है. जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी और ऐसे से डिसाइड करेगी कि कौन से पुलिस ऑफिसर्स कैसे कैसे किस टाइम पे क्या काम कर रहा है ना. पोस्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगी और वो एंटायर पुलिस फोर्स होगी. एंटायर पुलिस फोर्स कर जाएगी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होगी जितनी स्टेट की, जितने एनरोल्ड जितनी पुलिस फोर्स होगी डीजीपी से लेकर कांस्टेबल, वो एक पुलिस फोर्स है उस स्टेट की. गॉट इट. अब देखो सेक्शन थर्ड क्या कहता है. सेक्शन टू समझ में आ गया. एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कर देना, ठीक है. ओके, सेक्शन थर्ड क्या कहता है. सेक्शन थ्री क्या कहता है. तो सुपरिटेंडेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट, द सुपरिटेंडेंट, ये हेडिंग है, the superintendent of the state throughout the general police district shall vested in. जो सुपरिटेंडेंट है ना वो पुलिस की थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल वेस्टेड इन, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के वेस्टेड इन एंड शैल एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वेस्टेड इन और शैल एक्सरसाइज बाय द पुलिस स्टेट, उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही वो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करा जाएगा. ऑन विच सच डिस्ट्रिक्ट्स इन सबऑर्डिनेट, और उसके सबऑर्डिनेट भी, एंड एक्सपेक्ट एंड ऑथोराइज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन नो ऑफिसर, कोई पर्सन कोई ऑफिसर और कोर्ट शैल एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज सेपरेटेड और कंट्रोल एनी पुलिस फंक्शनरी. ठीक है, ठीक है, कोई पुलिस कोई वैसा कोई कंट्रोल नहीं करेगी, लेकिन समझ करके तो जाना पड़ेगा, बस इतना सा है. उसके लिए भी हो जाए. देख अब द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द पुलिस, एक सेक्शन क्या है, कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज ओवरऑल कंट्रोल, और पूरा कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ओवरऑल कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल और सुपरविजन, ठीक है, ऑफ द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग विदिन इट्स जुरिडिक्शन, जिसको बोलते हैं जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, दिस मींस द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द पुलिस फंक्शन इफेक्टिवली मेंटेन डिसिप्लिन एंड अपहोल्ड द लॉ. ठीक है, exclusive authority, the section emphasizes that only the state government can exercise this power of superintendence. ठीक है, no person, officer or court can claim authority take over. ठीक है, वो अथॉरिटी हमसे कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है, कोई कोर्ट भी नहीं ले सकता. एंड और कंट्रोल द पुलिस अनलेस द एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय द एक्ट इटसेल्फ. जहां कहीं एक्ट ने हाँ बोल रखा हो, जिस जगह एक्ट ने बोल रखा होगा ना, बस उस एक्ट को छोड़ के, ठीक है, जिस जगह अनलेस द एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय द एक्ट. ठीक है, purpose and implication to ensure the chain of command. मतलब इससे ये पता चलेगा जो कि कमांड है ना, जो चेन है, वो चेन डिस्टर्ब ना हो. दिस एंश्योर अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड प्रिवेंट, मतलब चेन में ब्रेक ना आए कोई ऑर्डर देते वक्त, टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंस द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ऑथराइज्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन अथॉरिटी बाय द मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर थ्रू द पुलिस फोर्स. ठीक है, मतलब ये कहते हैं मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, मतलब कौन किसको अकाउंटेबल होगा. अब डेडिकेट कराएगा तुम तो उससे पूछोगे ना, तुम कांस्टेबल से, अब डीआईजी कांस्टेबल से बात तो करेगा नहीं, ठीक है, वो तो एसपी से बात करेगा वहां के, और एसपी को बुलाएगा कि आपने काम क्यों नहीं करवाया. ठीक है, डीजीपी डीआईजी वगैरह ये सब कांस्टेबल से बात थोड़ी करेंगे. कांस्टेबल और एसपी साहब भी कांस्टेबल से बात नहीं करेंगे, वो सीधा एसआई से बात करते हैं, एसएचओ से बात करते हैं. ठीक है, ये एक चैन होती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक चैन के थ्रू काम हो. इसी वजह से इसको बनाया गया ताकि आपको सुपरिटेंडेंस करने में पुलिस को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करना और उसको डायरेक्शंस देना
नॉट पॉसिबल। ऊपर से डायरेक्शन आएगी, डीजीपी डायरेक्शन देगा नीचे, नीचे वाले फिर नीचे, थ्रू आउट द लाइन ऑफ चेन के थ्रू ही काम होगा। ठीक है, ओके। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना।